नमस्कार, बात जानने के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज चावला। क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, दुनिया में आज इसे लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। क्रिप्टो बाजार में पिछले 3 दिन में भारी हलचल हुई और भारी बिकवाली भी हुई। मामूली रिकवरी की कोशिश, लेकिन जबरदस्त गिरावट, जोरदार बाजार टूटा। क्रिप्टो करेंसी का जो वैश्विक बाजार कैप था, जो कुछ समय पहले तक $2 था, आज घटकर $1.3 ट्रिलियन के आसपास आ गया है। गिरावट पिछले 3-4 दिन में हुई। बाजार में जितने भी कॉइन थे, उनसे ज्यादातर में 30 से 50% की गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन खुद, जो कि $68,000 पर था, लगभग आधे से भी नीचे आ गया। क्यों हुई ये गिरावट? क्या इसके पीछे रूस और यूक्रेन का युद्ध एक कारण है? क्या इसके पीछे बाजार है जिसमें लूना क्रिप्टो की वैल्यू 99% तक गिर गई? हालांकि तमाम खबरों के बीच आज क्रिप्टो का बाजार 7% तक उठा भी। इसके बावजूद क्रिप्टो बाजार में जो दहशत का माहौल है, कई लोगों का पैसा इसमें डूबा है। ये घटनाक्रम क्या है, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के दो मेहमान विशेषज्ञ। विक्रांत मानसेरा, आप क्रिप्टो विशेषज्ञ हैं, और साथ ही अर्पण शाह, आप को फाउंडर हैं प्रॉस्पर नाम की कंपनी के, जो लगभग इसी तरह की सर्विसेज दे रही है। तो पहला सवाल मुझे लगता है विक्रांत आपसे जरा कर लेते हैं। आपको क्या समझ में आया पिछले 3 दिन में, ये जब पूरा क्रिप्टो मार्केट गिरा है, ऐसा क्या हुआ? अचानक क्या चीजें चल रही? रूस यूक्रेन का क्राइसिस है वो काफी टाइम से, लेकिन पिछले 3 दिन में गिरावट हुआ क्या? सर, कह सकते हैं कि शुरुआत रूस यूक्रेन के वॉर की वजह से हुई थी, और जिस वजह से हमने सीधा सीधा देखा कि सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, जो बाकी के स्टॉक मार्केट्स भी थे, वो सब के सब एक साथ इम्पैक्ट हो रहे थे। और उस इम्पैक्ट के साथ साथ ये बहुत ही वास्तविक चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर स्टॉक मार्केट्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन में आते हैं या बहुत ज्यादा गिराव में आते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी भी उनको ज्यादा साथ साथ फॉलो करते हैं। शुरुआत वहां से हुई थी, फिर उसके बाद मार्केट और वीक होती गई, क्योंकि यूएस में हमने सीधा सीधा खबर देखी थी कि जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने फेड रेट्स जो थे सीधा मतलब 50 बीपीएस तक बढ़ा दिए। जैसे ये खबर आई, मार्केट और ज्यादा कमजोर हो गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, जिस वजह से हमने सीधा सीधा देखा स्टॉक मार्केट, यूएस के स्टॉक मार्केट से डाउ जोन्स और इवन इंडिया के स्टॉक मार्केट जो थे, उसमें भी और गिरावट आई। साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी सर थोड़ा सा और बह गया पिछले 3 दिन में। हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिस वजह से टेरा लूना, जो कि एक बहुत ही सफल कंपनी थी, उसकी मार्केट कैप सर मुझे याद है करीब करीब $50 बिलियन चल रही थी। वो उनके एल्गोरिदम में कुछ गलतियां थी, कुछ फेल थी, जो कि एक अटैकर ने एक्सप्लॉइट कर ली, और उस एल्गोरिदम की गलती के कारण वो कंपनी पूरी बह गई। उस एल्गोरिदम में कुछ ऐसी चीजें भी जुड़ी हुई थी जिस वजह से टेरा कंपनी को अपने जो बिटकॉइन रिजर्व्स थे, उन्होंने अपना, उनके पास एक स्टेबल कॉइन था यूएसटी, उसको सेफ रखने के लिए उसके रिजर्व में करीब करीब 30 से 50 हजार बिटकॉइन रखे हुए थे। तो उस स्टेबल कॉइन वो करेंसीज होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा $1 रहती है। तो उस वैल्यू को $1 पे मेंटेन करने के लिए उनको अपने सारे के सारे जो बिटकॉइन थे वो बेचने पड़ गए। हालांकि सारे बिटकॉइन बेचने के बाद भी वो अपनी जो पेग था, जो $1 की वैल्यू थी, वो मेंटेन नहीं कर पाए, और उनका जो अपना टोकन था लूना, उसकी जो वैल्यू थी वो पूरी बह गई। एक टाइम पे वो लूना टोकन $100 कुछ पे ट्रेड कर रहा था, आज उसकी वैल्यू 0.0001 सेंट से भी नीचे पहुंच गई है। पर जैसा कि हमने देखा कि उनको, मतलब इतनी बड़ी कंपनी इतनी दहशत में आके एकदम उसकी जो वैल्यू है पूरी गिरती जा रही है, और साथ साथ बिटकॉइन की भी वैल्यू, जो कि उन्होंने सर 50,000 बिटकॉइन बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर एक कंपनी एक साथ इतना बड़ा अमाउंट सेल करती है तो मार्केट में बहुत प्रेशर बनता है, जिस वजह से जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो गिरते गिरते और $30,000 तक आ गई। मार्केट में बहुत ज्यादा दहशत, बहुत ज्यादा पैनिक मच गया, बहुत ज्यादा मतलब रिकवरी होने के चांसेस कम लग रहे थे। इस वजह से लोग और ज्यादा अपनी जो उनकी होल्डिंग्स थी वो बेचने लग गए। तो इस वजह से और सेल प्रेशर बन गया, और धीरे धीरे करते करते कहते हैं ना सर, डोमिनो इफेक्ट आ जाता है कि एक चीजें एक गिरती हैं फिर धीरे धीरे गिरती जाती हैं, तो वही हो गया। हालांकि जैसे ही हमने आज देखा कि टेरा लूना के जो ट्रेडिंग प्लेयर्स थे वो सब डिलिस्ट हो चुके हैं, वो अब कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, तो मार्केट में थोड़ा सा एक रिलीफ, थोड़ा सा शांति, थोड़ा रिलीफ का भी माहौल है। और इसलिए हमने देखा भी कि मार्केट दोबारा से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा ये हम आगे देखेंगे। अर्पण, आपको क्या लगता है, रूस यूक्रेन वॉर से इसको जोड़े या कुछ और पॉलिटिकल रीजंस या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती दिख रही हैं, वो क्या रहा है? नहीं, जैसे विक्रांत ने बताया कि वो पूरा स्टार्ट पूरा वॉर से हुआ, लेकिन वॉर का वैसे हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो वैसा कुछ हुआ नहीं है।
लेकिन पहले से ये पूरे मार्केट्स और वो देखे तो थोड़े ये मार्केट की टेंडेंसी रहती है कि जो ऊपर जाता है तो वो पूरा बुल मार्केट रहता है। तो अभी मार्केट थोड़ा बेयर मार्केट में था, मतलब मार्केट थोड़ा डाउन आ रहा था, और उसमें ये वॉर भी आ गया। उसके ऊपर जो विक्रांत ने बताया लूना इफेक्ट जो हुआ, जो उसकी अच्छी खासी मार्केट कैप भी थी, तो उसके हिसाब से ये सब इफेक्ट। और इसमें एक बिटकॉइन में भी और क्रिप्टो करेंसी में अभी प्रॉपर रेगुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, लोग 100x मतलब 100 गुना लेवरेज लेके भी काम करते हैं। तो क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस 30,000 पे होता है डॉलर पे, तो वो जैसे ही 30,000 पे हिट होता है तो उसके ऊपर उसके नीचे और किसी का स्टॉप लॉस रहता है। तो वैसे सबके स्टॉप लॉस हिट होते गए, और सब में वो क्या, मार्केट का भाव एकदम धीरे धीरे नीचे, बहुत नीचे आ गया। और उसके ऊपर जो नए नए इन्वेस्टर्स है जो जो 50,000 60,000 पे बाई किए थे, जिसने ऊपर भाव पे बाई किए थे, वो भी क्या करते हैं, वो भी पैनिक में आके सेल करते हैं। तो ये सब इफेक्ट, क्या बेयर मार्केट भी चल रहा था, वॉर का भी थोड़ा इफेक्ट था, और ये सब आके पूरा एक्सेलरेट हो गया। तो इसके हिसाब से ये मार्केट में ये पूरी इफेक्ट हो रही है। वैसे हम पर लूना का जो लूना के कारण से जो अभी विक्रांत ने कहा कि उसके एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम से, किस तरह की वार्निंग सी लोगों के लिए, क्या चीजें निकल कर आ रही थी, लोग डरे क्यों, घबराए क्यों उससे? अल्गोरिदम में मेन वही था, कोई जो जो भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये फ्लॉ देख लिया, और उन्होंने वही परफेक्ट टाइमिंग टाइमिंग पे उन्होंने थोड़ा प्रेशर बनाया। जैसे ही वो विक्रांत ने बताया कि $1 का वो स्टेबल कॉइन रहता है, जैसे ही वो $1 से 97 सेंट या 95 सेंट पे आ गया, तो जो बड़े बड़े जो लोग होल्ड कर रहे थे उनको लगा कि अभी ये कम होने वाला है, इसका कुछ अभी इफेक्ट ही नहीं है, मतलब ये अभी। तो उसमें जो उसका पूरा एक्सचेंज था जहाँ पे वो 20% पर एनम वो रिटर्न देते थे, उनका प्रोटोकॉल था। तो उसमें भी सब लोगों ने अच्छे खासे $10 बिलियन जैसे कुछ पैसे लगाए थे। तो उन्होंने वहीं से निकाल के सब पैसे ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। तो इतना उनके पास फंड भी नहीं था बैक करने के लिए, और पूरा सेल प्रेशर इतना ही सबके साथ आ जाता है। तो इसके लिए लूना जैसे $1 से 60 सेंट आ गया, 90 सेंट आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अभी तो सब एक्सचेंजेस ने भी उसको डीलिस्ट कर दिया, तो मतलब उसका अभी पूरा वो बोले वो मार्केट से गायब ही हो गया है अभी। आप म्यूट पे हैं। जैसा आपने कहा, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ये बिहेव कर रहा है कि सेंटिमेंट स्पेस जरा ज्यादा कम हुआ है। कुछ नुकसान भी था, वो अलग बात है, और लोग डर के कारण से जल्दी निकलते हैं। और जैसा कहते हैं कि बड़े वाले तो बिल्कुल ये शेयर मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह काम हुआ, कि जैसे अभी शेयर मार्केट से भी बहुत सारा पैसा इसी तरह पे ड्रॉप हुआ, क्रिप्टो में भी लगभग उसी तरह हुआ। विक्रांत, भारत में आरबीआई के या हिसाब से या सरकार के हिसाब से किस तरह का क्रिप्टो को है, कोई नियामक है, और है तो किस तरह के हैं? कुछ बातें हमने पिछले दिनों में सुनी थी, बजट में भी, कि कुछ चीजें टैक्स के दायरे में ली गई हैं। इसके अलावा रेगुलेशन का क्या हाल है? कि आप फिर अभी ये जैसा इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से क्रिप्टो का बाजार अपनी तरीके से काम करता है, वही भारत में भी चल रहा है? सर जैसे कि हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रिपीटेडली कहा है कि वो अभी क्रिप्टो मार्केट्स को स्टडी कर रहे हैं और उन पर रिसर्च कर रहे हैं, और एक प्रॉपर इन जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है रेगुलेशंस का, हम सारे क्रिप्टो मार्केट में जो है वो उम्मीद करते हैं कि वो आगे जरूर लेके आएंगे। लेकिन इस रिसर्च टाइम पे उन्होंने अपना जो जो ये टैक्स है वो 30% का लगा रखा है। हालांकि जो क्रिप्टो में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े नाराज हैं इस बात को लेके कि 30% काफी ज्यादा है, पर इसके साथ साथ बहुत ज्यादा अभी एक ऐसी चीज जो जरूरी है वो है कि हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो क्रिप्टो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं और जो इवन रिजर्व बैंक भी हैं, इन तीनों को एक साथ बैठना पड़ेगा और एक मौका देना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो के जो कंपनीज हैं और उनके जो को फाउंडर्स वगैरह हैं वो दोनों पार्टीज को, यानी आरबीआई को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिशियल्स को भी, हम एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन ही दे दें या फिर अच्छे से समझाएं कि भाई क्रिप्टो कैसे हैं। और बाकी के जो कंट्रीज हैं, हाल ही में दुबई और यूरोप के देश जैसे फ्रांस वगैरह में इन्होंने प्रॉपर नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाले हैं। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बस इसीलिए है कि भाई आप अगर दुबई में अपना एक्सचेंज लाना चाहते हैं तो आपको कैसी लाइसेंसिंग की जरूरत है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस ने जाके अपना ऑफिस दुबई में खोला और दुबई में जाके उन्होंने प्रॉपर लाइसेंसिंग ली, और अब वो दुबई में बहुत ही लीगली तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को अपने दायरे में जोड़ रहे हैं। वैसे ही
एक ऐसे स्ट्रक्चर की हिंदुस्तान यानी भारत में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उनको बचाना चाहती है, और ये भी चाहती है कि साथ ही साथ कोई लॉस भी ना हो जो उनके बाकी के कंसर्न्स हैं, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेरर फाइनेंसिंग हो गई। इन चीजों को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं, उसके बहुत से तरीके हैं। हम केवाईसी कर सकते हैं, हम विड्रॉल्स में ब्लॉकेजेस लगा सकते हैं, जो प्राइवेसी कॉइन्स होते हैं हम उनके विड्रॉल्स एकदम रोक सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइवेसी कॉइन्स में ही होती हैं। इसीलिए सर जैसा कि मैंने कहा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि वो एकदम रिसर्च कर रही हैं, जो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस क्रिप्टो करेंसीज को लेकर रिसर्च कर रही है। और क्योंकि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, मतलब आप अगर हिंदुस्तान में भी देखें तो जो एक मास है जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने लग गया वो पिछले 2-3 साल में ही किया है। आप यहाँ के सबसे बड़े एक्सचेंजेस भी हैं जैसे CoinDCX और WazirX भी हो गए, वो 2017-18 से ही उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए यहाँ पे। तो सीधी सी बात है कि 2 साल में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अंडरस्टैंडिंग पूरे पब्लिक में बनाना ये बहुत कम टाइम है। आज के जमाने पे भी स्टॉक मार्केट में भी भारत का गिनती से 4 या 5% जनता होगी जो इन्वेस्ट कर रही होगी। तो वो भी, जो हमारी जनता भी है, वो स्टॉक्स, इक्विटीज, जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं इनको समझ रही है धीरे धीरे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं। क्रिप्टो तो सर ऐसी दुनिया है कि पूरी दुनिया उसमें एक साथ ट्रेड कर रही है। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि क्रिप्टो में जो वोलेटिलिटी होती है, जैसे आपने कहा कि एकदम 60,000 से बिटकॉइन गिरते गिरते 30 पे आ गया, और कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो अपने 1/4 1/5 वैल्यू पे आ गए हैं। वो उसका मेन कारण ये है कि पूरी दुनिया एक ही कॉइन पे यानी एक ही ट्रेड पे इन्वेस्ट कर रही है, और ये बहुत ही ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे, और आई एम वेरी होपफुल, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उम्मीद रखता हूं कि हम एक ऐसा सिस्टम जरूर बनाएंगे जिससे क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, Web3, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन की जो टेक्नोलॉजीज आगे आने वाली हैं सर, इस देश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इन कंपनीज और इन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने का। अगर हमारे पास एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा सर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, दुनिया भर के लोग भारत के साथ काम करना चाहते हैं। मैं खुद इससे पहले एक यूएस की स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। मतलब मैंने देखा है कि वो क्रिप्टो कम्युनिटीज में इंडियंस जो हैं वो कैसे बैठे हुए हैं, और वो कैसे कैसे मतलब नए नए तरीके, नए नए इनोवेशंस, नए नए आइडियाज दे रहे हैं प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर ये अगर हम अपने देश में रह के अपनी देश की कंपनीज बना के कर पाएंगे सर, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं हम इन तीनों टेक्नोलॉजी से। विक्रांत, आपको उत्साह के देखकर तो लगा कि सरकार भी, मुझे लगता है कि उस दिशा में कुछ कर रही होगी, और आपने कहा दे आर स्टडिंग दिस, और आने वाले समय में शायद एक लॉ बने और एक फ्रेमवर्क हो, वो हम सब उसकी प्रतीक्षा करेंगे और देखें कि उसमें क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आई, उस विषय पर भी मैं जरा जाऊंगा कि जब लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में, उस मार्केट में कहीं फ्रॉड के शिकार कुछ लोग हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, जरा वो भी समझेंगे। लेकिन अर्पण, जरा अभी फिलहाल जो मेरा प्रश्न है, इसका भी मैंने जिक्र किया, हिंदुस्तान में जो है लोगों के लिए जनरल जो लोग करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट, वो सारे हमें पता है, म्यूचुअल फंड है वो भी अल्टीमेटली मार्केट से रिलेटेड है, और शेयर मार्केट तो सीधे है ही, और बाकी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अभी तक का जो प्लान ए भारत में चलता है वो तो है शेयर मार्केट, और आपकी टी शर्ट पे प्लान बी लिखा है, उसको मैं क्रिप्टो मान लेता हूँ क्योंकि आप भी उसी मार्केट में काम करते हैं। अब जरा बताइए कि इन दोनों प्लान ए और प्लान बी में कोई रिलेशन है क्या आपस में, शेयर मार्केट और क्रिप्टो का मार्केट? क्योंकि हमने देखा है जब ये गिरे तो लगभग एक साथ गिरे। हालांकि जो आपने ट्रिगर बताया वो ट्रिगर, और दूसरा अमेरिका में और डॉलर की वैल्यू और इन्फ्लेशन, और अपने यहाँ भी इन्फ्लेशन, ये सब ट्रिगर कुछ और थे जो शेयर मार्केट के बारे में हम सुनते थे। उधर आपने दूसरा टेरा लूना का ट्रिगर बताया, वो एक अलग कहानी है। तो क्या एक्चुअल में कोई रिलेशन है? एक्चुअल में रिलेशन अभी तक जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से एक्चुअल रिलेशन तो लास्ट 5 साल से तो चल ही रहे, कि जैसे देखे कि स्टॉक मार्केट और उसमें भी जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है कम होता है, राइट, तो उसके हिसाब से पैसे शेयर मार्केट में ज्यादा इनफ्लो होते हैं या आउटफ्लो होते हैं। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट अभी बाहर भी देखे, जैसे विक्रांत ने बताया, वो बाहर भी देखे वैसे सब लोग वहां पे प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी पैसे वो ऐसे पेंशन फंड्स और वैसे जगह पे ही आएंगे जहाँ पे वो रेपो रेट और वो इन्फ्लेशन है वो सब उसका इफेक्ट रहेगा। तो वैसे ही अभी देखे एज ऑफ नाउ लास्ट 5 साल से या लास्ट 3 साल से हम देखे तो जैसे स्टॉक मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है कि जब लिक्विडिटी ज्यादा रहती है मार्केट में, तो तभी जैसे हम देखे कोविड के बाद जो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो जैसे हम
सादी भाषा में बोले कि लोगों को गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट रेट पे या बिना इंटरेस्ट रेट के पैसा देना शुरू किया था, तो तभी उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी बाय करना शुरू किया, वैसे क्रिप्टो में भी शुरू कर दिया। तो अभी वही रिवर्स उसकी इफेक्ट हो रही है कि जैसे उन्होंने रेट बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन भी अभी बहुत है, तो क्या वो पूरा बोल सकते हैं पैसा मार्केट में कम हो, लिक्विडिटी ड्राई अप हो रही है। तो अभी के देखे और लास्ट 3-4 साल से देखे तो प्लान ए और प्लान बी जैसा आपने बताया, उसका कोरिलेशन तो 80% तो रहता ही है साथ में, जो हमें हिस्ट्री की ये अच्छा है प्लान और प्लान बी का रिलेशन। विक्रांत, जरा ये बताइए कि इस समय जब मार्केट गिरती है शेयर मार्केट में, तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, एकदम से नहीं, क्योंकि अभी कुछ और भी गिर सकता है, 5%, 7%, ये सब बातें आई। आज रिकवरी, और जब आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो आज शेयर मार्केट में भी रिकवरी मैंने देखी सुबह, और क्रिप्टो की मार्केट में भी लगभग 7% रिकवरी में आज देख पा रहा था। रिकवरी भी लगभग एक साथ थी, तो रिलेशन तो अच्छा है, आपने ठीक कहा 80%। तो क्या ये सही समय है 7% रिकवरी के बाद पूछ रहे हैं, या शायद ये माने कि फिर कोई बड़ी गिरावट अभी इसमें स्कोप अभी है गिरने का? क्या ये सही टाइम है क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट करें, और आप भारत में क्या सलाह देते हैं, लोग किस तरह से करना चाहिए? जी सर, जैसा कि आपने ना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे डिप आती है, जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालें। मेरी सबसे बड़ी राय इस देश के सारे निवेशकों के लिए यही रहेगी कि आप यही स्ट्रैटेजी क्रिप्टो में भी अप्लाई करने की कोशिश करें। लेकिन सर इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग चाहिए। मतलब आप मार्केट में उतार चढ़ाव को लेकर भावुक ना होते हुए जो मार्केट में को थोड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से देखें। और स्ट्रैटेजिक तरीके से देखने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, स्वाभाविक सी बात है अगर आपको अपना फंड बचाना है तो आप 2 लाख रुपए आप एक कॉइन में एक ही टाइम पे नहीं डालेंगे। आप अपना रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में डालिए। मान लीजिए आपने 5 कॉइन में डाले होते और 5 में से एक कॉइन भी अगर लूना होता बाय चांस इस टाइम पे भी, तो आज के जमाने पे भी अगर आप 4 अलग कॉइन पे डाले होते और एक कॉइन मतलब 20,000 लूना डाले होते, बाकी 80,000 डाले जी, तो आपके सिर्फ 20,000 डूबे हैं। अगर आपके 80,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं और वो कॉइन आगे जाके अपनी ऑल टाइम हाई या पिछले पुरानी मार्केट कंडीशंस पे भी वापस जाते हैं, तो वो 80,000 भी आगे जाके कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख या मतलब कुछ भी रिटर्न आपको दे सकते थे आसानी से। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको अलग अलग कॉइन्स में पैसे डालने पड़ेंगे। सबसे बड़ी राय, प्लीज आप जिन कॉइन्स में पैसे डाल रहे हैं उनके बैकग्राउंड को रिसर्च करें कि वो प्रोटोकॉल या वो प्रोजेक्ट बना कैसे है, उसके पीछे काम कौन लोग कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग कितनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी फैक्टर हो जाता है एक प्रोजेक्ट को मेजर करने का कि उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। तो टेक्नोलॉजी और जो ये टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल फंडामेंटल्स हैं, इसके साथ साथ जो उसके सोशल फंडामेंटल्स हैं, यानी जो उसकी कम्युनिटी है, उसको भी मेजर करें। अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप अपने 8 से 10 ऐसे कॉइन्स बनाएं जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम पे पैसे डालें। ये बहुत अच्छा टाइम है। स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट गिरा हुआ है, अपने पुराने मार्केट कंडीशन पे भी जाता है तो भी आप बहुत अच्छा रिटर्न बनाएंगे, लेकिन आज के दिन पे भी आप सारा पैसा एक साथ ना डालें, वेट करें। नीचे जाएगा तो थोड़ा डालें, हाँ नीचे जाएगा तो थोड़ा और डालेंगे, ऊपर जाएगा तो थोड़ा और डाल देंगे। पर ठीक है। हाँ, अर्पण, जरा मुझे 2008 के आसपास का जो सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस था, उसमें भारत के एक बैंक के बारे में बड़ी जबरदस्त खबर आई थी, और उसके शेयर मुझे लगता है कि लगभग 1/4 से भी नीचे हो गए थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने उसमें डाला और लगभग वो डबल होकर के मैं उसमें से निकला, हालांकि उसके बाद और आगे चलता रहा। तो ये एक्सपीरियंस, क्या अभी टेरा लूना के बारे में लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जो एक्चुअली क्रिप्टो में अभी काम कर रहे हैं? क्योंकि एल्गोरिथम की प्रॉब्लम वहां दूसरी है, बैंकिंग का सिर्फ सेंटीमेंट बेस्ड मामला था, एक र्यूमर उड़ा था। अभी टेरा के मामले में, टेरा लूना के मामले में क्या कहते हैं? टेरा लूना के मामले में अभी तो कोई भी पैसा डालना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया 1/4 उसका प्राइस हो गया था। ठीक है, तो देखिए, तो एग्जांपल ले तो कि 100 रुपए का हो गया था 25 रुपए। ठीक है, अभी टेरा लूना का तो हम कंपैरिजन करें तो 100 रुपए का तो 1 पैसा भी नहीं, 1 पैसे का भी 100वां भाग करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी तो बिल्कुल भी सलाह नहीं रहेगी कि लोग वैसा सोचे कि भाई मैं 1 पैसे में 1000 रुपए डाल दूं और वो मेरे 1 करोड़ हो जाएंगे, वैसे तो होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो लूना में तो अभी पैसे डालने की कोई एडवाइस रहेगी ही नहीं। ठीक है, अभी इस समय करें क्या? मान लीजिए अभी आज का जो डे है,
जिसमें आप कह रहे हैं कि टेरा लूना छोड़ देते हैं, बाकी भी और बहुत सारे कॉइन्स हैं। बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा विक्रांत के थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग फंड्स में थोड़ा थोड़ा जैसे शेयर मार्केट में एडवाइस करते हैं, वैसे यहाँ भी हाँ जी, इंडियन इन्वेस्टर्स के। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर के वही कि आप कोई भी आदमी हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी हो गया, वो कभी भी बोल नहीं पाएगा कि ये स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट का ये पीक है या फिर ये बॉटम है। ठीक है, तो आप कभी भी आज थोड़े पैसे डाले, जैसे विक्रांत ने बताया 2 लाख रुपए है, तो आप आज 20,000 रुपए डाले, हफ्ते 10 दिन बाद अगर मार्केट ऊपर है 10% तो और 20,000 डाले। तो एक ही साथ में 2 लाख रुपए या कोई भी अमाउंट मत डाल दीजिए, उसको मिनिमम 8 से 10 या 5 में तो आप डिवाइड ही कर दीजिए और उसके हिसाब से आप पैसे डालिए। ठीक है विक्रांत, जरा मुझे जितना समझ में आया, क्रिप्टो को लेकर के गवर्नमेंट की अप्रोच हमेशा से बहुत कॉशियस रही है, वो कभी इग्नोरेंट नहीं रहे। मतलब आज जो चल रहा है बाजार में, इस पर भी गवर्नमेंट की निगाह होगी, क्या कुछ हुआ, किसका नुकसान हुआ, सब असेसमेंट अलग अलग और क्यों हुए, क्योंकि इन सबसे सीख ले करके आप जब अपना एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, तो वो सब चीजें उसमें आने वाली। और जैसा आप कह रहे थे कि रेगुलेटर की जरूरत भारत में है, किस तरह से रेगुलेट करेंगे, उसमें कितनी लिमिट तक आप कसना या कितनी लिबर्टी देनी, दोनों ही बातें हैं, वो सब एक आपको आइडिया मिलता है। गवर्नमेंट कॉशियस इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि बिटकॉइन की शुरुआत जब से हुई उसके बाद से कुछ लोगों को अचानक बहुत अच्छी कमाई उसमें मिली और फिर दूसरे लोग उस चक्कर में इस क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में उतरे, तो बहुत सारी शिकायतें अचानक से फ्रॉड की आने लगी। ये फ्रॉड की शिकायतें क्यों आती थी, क्या होता था एक, और गवर्नमेंट के कॉशियस होने के पीछे ये अप्रोच, इतना कॉशियस रहना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या हो रहा है सब जरा विक्रांत, थोड़ा सा सिनेरियो लंबा है आपसे समझना। जी आराम सर, मैं थोड़ा उसको डिटेल में समझाता हूँ। सर, जिन लोगों ने बिटकॉइन में बहुत ज्यादा पैसा बनाया था वो बिटकॉइन के बहुत ही अर्ली अडॉप्टर्स थे। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब उन लोगों ने जो बिटकॉइन था वो बहुत ही शुरुआती दिनों में खरीदा हुआ था। अब एक ऐसी मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है और मान लीजिए आपकी कोई नई कंपनी है, जैसे मान लीजिए पेटीएम ही होती, या फिर चलिए पेटीएम ना छोड़ के कोई, मान लीजिए आज के टाइम पे आप एयरटेल शुरू करते हैं। ठीक है, आप अगर एयरटेल के शुरुआती दिनों पे जब टेलीकम्युनिकेशन 1G 2G 3G पूरा एकदम नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, अगर आपने उस समय एयरटेल जैसे स्टॉक पे पैसे लगाए होते तो आज के जमाने पे आपके स्टॉक के रिटर्न बहुत अच्छे होते, क्योंकि आज एयरटेल अपनी टेक्नोलॉजी के साथ 4G तक पहुंच गया है, 5G लाएगा ऐसे कर करके, तो उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है और टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात सेम चीज सर बिटकॉइन के साथ भी हुआ था। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में अपने आप में एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना जो कि पूरा कोड यानी एल्गोरिदम्स और मतलब टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था। वो सब पूरा डिजिटल मनी है। ठीक है, उस फाइनेंशियल सिस्टम के जितने भी ऐसे मान लीजिए कायदे कानून है वो कोडेड हैं, उसकी कोई किताब नहीं है, वो सब कोडेड है। अगर आपको उस इकोसिस्टम में रहना है, उसका पार्टिसिपेंट बनना है, तो आपको उसके सारे कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई सिर्फ फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। इथेरियम एक नई और टेक्नोलॉजी लेके आया जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ हम फाइनेंशियल इकोसिस्टम में ही क्यों सीमित रखें, हम उसको सारे सिस्टम में मतलब सारे सेक्टर्स के लिए खोलेंगे। उन्होंने एक ऐसा बेस प्रोटोकॉल बना दिया। वो बेस प्रोटोकॉल ऐसा था कि कोई भी जना आके अपनी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी इथेरियम पे आके बना सकता है। इससे ये हो गया कि कोई भी जना अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। अब जब से ऐसा हुआ तो ऐसे बाकी ब्लॉकचेन भी आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इथेरियम पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है या बहुत ज्यादा इथेरियम की भी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि इथेरियम पर भी जो फीस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो और ब्लॉकचेन आई और ब्लॉकचेन पे और क्रिप्टो करेंसीज आने लग गई। तो इसलिए आज आप देखेंगे होंगी सर आराम से करीब 8 से 10 हजार क्रिप्टो करेंसीज होंगी, लेकिन इन क्रिप्टो करेंसीज में से सर्वाइव कितनी करती हैं, जीतती कितनी हैं, एक्चुअल बिजनेस मॉडल कितनों के पास है, यूज केसेस कितने के पास हैं, ये वही क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आज के टाइम पे अपनी रैंक आगे बढ़ाती हैं, अपनी वैल्यू आगे बढ़ाती है और सब लोगों को समझ में आ जाता है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। इससे होता यह है कि आप इसलिए देखेंगे टॉप 100, 200, 300 कॉइन्स जो हैं अपनी वैल्यू के दम पे यानी मार्केट कैप के दम पे वो काफी अच्छे कॉइन्स हैं। अब स्कैम फ्रॉड सर कैसे होते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि हम बहुत ही जल्दी से पैसा बना लें, ठीक है, और जल्दी से पैसा बनाने में ये जो नए नए कॉइन्स आते हैं उसमें पैसा डालने की कोशिश करते हैं। जो नए जिस समय आप नए पैसा डालते हो वो
क्राउड फंडिंग जो मैकेनिज्म्स होते हैं उनको आईसीओज, आईडीओज, आईईओज ये सब कहते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग एक्सेट्रा। तो इस टाइम पे अगर आप पैसे डालते हैं, यानी आप एक कंपनी में तब पैसा डाल रहे हैं जब वो सीधा सीधा शुरू ही हो रही है और बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, तो उस समय पे लोग पैसा डालने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी फेल हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी वो फंड्स लेके भाग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से जो नए निवेशक हैं वो इन फ्रॉड्स का शिकार होते हैं। अब सर इसीलिए ऐसे टाइम पे सरकार को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे इस देश में अगर कोई अपना कॉइन बनाता है या अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाता है, ठीक है, और पॉलीगॉन के जैसा मान लीजिए को फाउंडर है वो भारत देश के हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं बस एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि पॉलीगॉन पे अपना कॉइन लॉन्च करते हैं, तो हमारे देश में अगर मान लीजिए उस कंपनी ने इंडिया में रजिस्टर कर रखा है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो कि भाई वो कंपनी इन्वेस्टर्स के फंड्स कलेक्ट करके या लेके भाग ना पाए। भागेगी तो सीधी सीधी बात उसकी पनिशमेंट्स हों। ये ऐसे रूल्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में, स्पेशली इस देश में, आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक पैनल फ्रेमवर्क होगा पेनल्टीज से रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड, तो आप इन्वेस्टर्स के मनी को बचाएंगे। अगर एक प्रॉपर केवाईसी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क होगा तो आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी चीजों को रोकेंगे। तो इसीलिए लोग फ्रॉड का शिकार भी सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो फ्रेमवर्क मिसिंग है। उसके सर अपने फायदे भी हैं, उसके अपने नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि आप दुनिया भर में किसी भी एक्सचेंज और किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के जमाने पे अगर आप विदेशी एक्सचेंजों में भी जाके टेरा के अलावा भी इथेरियम, बिटकॉइन, पोल्काडॉट, सोलाना, जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो सीधी सीधी मतलब उसके भी अपने फायदे हैं क्योंकि एक पूरा ग्लोबल मार्केट ऐसा बना दिया जिसमें सब एक साथ हैं। आप ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे कि आप इस देश में रह के स्पेन के स्टॉक मार्केट में या जापान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक ही मार्केट है, कलेक्टिव मार्केट है, और पूरी दुनिया भर के जो उसके इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो उन कॉइन्स की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा, जो कि मैंने पिछले उसमें भी कहा, राय रहती है कि प्लीज टोकन्स को रिसर्च करें, और रिसर्च करने से पहले आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो जो प्रोजेक्ट है वो बना कौन रहा है, क्या वो वास्तविक में लोग हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं उसको बनाने का, डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, क्या उनका जो बिजनेस मॉडल है वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं, उसमें उनके पास तरीके हैं कि वो पैसे कमा पा रहे हैं, कि अगर वो अपनी कंपनी का रेवेन्यू नहीं बना पाएंगे तो बड़ी कैसे करेंगे कंपनी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं देश दुनिया भर के, जो वीसीज, हेज फंड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा उस प्रोजेक्ट में क्या देखा कि उन्होंने उनको फंडिंग दी। ये बहुत सारी चीजें हैं, पर इसके साथ साथ अगर ये फंडिंग भारत देश में भी आनी है तो उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है अर्पण सर, आप ये इतना तो मुझे पता है कि भारत के अंदर जो निवेश जो लोग करना चाहते हैं, पैसे की कमी नहीं है, निवेश लोग करते भी हैं, लेकिन एजुकेशन की कमी। ये बात शेयर मार्केट पे भी उतनी ही लागू होगा, और क्रिप्टो तो अभी बिल्कुल नया है, 10-12 साल जैसा आप कह रहे हैं, उससे पीछे की कहानी नहीं है इसमें। वो एजुकेशन, मुझे लगता है कि यहाँ इन्वेस्टर एजुकेशन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप बताएं कैसे, क्रिप्टो समझाएं कैसे। अभी अगर एक आम आदमी, आज कोई नया आदमी ये कहता है कि मुझे क्रिप्टो में निवेश करना, भाई साहब करना क्या पड़ेगा ये तो बता दो। मुझे कहीं किसी फैक्ट्री में जाके नौकरी करनी है क्रिप्टो लेने के लिए, या मुझे उसमें करना क्या, या जैसे बिल्कुल शेयर मार्केट में बिहेव करते हैं, करना क्या चाहिए? तो इसमें पहले तो आपको रिसर्च करना चाहिए। उसके पहले आपको, मैं यही बोलता हूँ लोगों को कि आप पहले रिसर्च एंड इन्वेस्ट सब बोलते रहते हैं, लेकिन मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर सपोज आपको 10,000 रुपए डालना है, ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा कि आप पहले 10,000 रुपए में से 100 रुपए कोई भी कॉइन या मतलब ऐसे रुपए डाल दो जो चले जाएंगे, तो आपको कुछ टेंशन भी या कुछ रहेगा नहीं दिमाग में। तो वैसे अगर सपोज किसी को 10,000 रुपए भी डालना है तो आप 100 रुपए डाल दो कोई भी जगह पे क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके, और उसके बाद क्या रहेगा, आपको अंदर से ही आपको रहेगा कि भाई ये मैंने पैसे डाले हो, तो मैं अपने आप से रिसर्च करेंगे। तो कैसे भी कोई जगह पे वो आर्टिकल आएगा या फिर वो यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, न्यूज में आएगा, तो वैसे आप सपोज 100 रुपए डाले तो 1% किसी में भी डाल दो, और उसके बाद अपना रिसर्च करना शुरू कर दो कि रिसर्च करें, या फिर आप उसको ये शेयर मार्केट है तो उसका टीवी में आता है और वैसे आता है, तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज मिलेगा।
तो क्रिप्टो करेंसी का क्या है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस है। तो आपको पूरा आपको कंप्यूटर में बैठ के यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या कोई भी ऑनलाइन कम्युनिटी है, जैसे विक्रांत ने बताया ये टेलीग्राम पे बहुत चलता है, तो टेलीग्राम में आप कम्युनिटीज में जाओ, वहां पे रिसर्च करो। उसके अलावा क्रिप्टो में और टेक्नोलॉजी में क्या मीटअप्स होते रहते हैं आपके लोकल, जहाँ पे भी आप रहते हो वहां पे आप मीटअप्स होते हैं, आप कम्युनिटीज में जाओ, वहां पे वो लोकल मीटअप्स करते हैं। आप सबसे ज्यादा नेटवर्किंग करो, कि जो भी लोग हैं क्रिप्टो में, आप उनसे पूछो कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो वो आपको बढ़िया सा गाइडेंस देंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले भी है, इंडिया में भी है और बाहर भी है। तो मोस्टली ये पूरा ऑनलाइन आप रिसर्च करो, सब ऑनलाइन फ्री में ही अवेलेबल है। इसमें पैसे जो भी आप बना सकते हो, जो भी इन्वेस्ट करने हैं, वो कोई भी आप लोगे रिसर्च, वो सब फ्री में ऑनलाइन, और इतना अच्छा कंटेंट ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है ना, आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले आप वैसे 1% डाल दो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो आपको जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बिटकॉइन या इथेरियम में डालो, तो उसके आप अपने आप से ही आपको लगेगा कि भाई मेरे पैसे लगे हुए हैं, आप इसमें थोड़ा रिसर्च रहेगा तो अंदर से ही आपको रहेगा। नहीं तो वरना क्या होगा, अभी ठीक है पैसे है ना, तो फिर बाद में हम रिसर्च करेंगे, तो आपके थोड़े भी पैसे होंगे ना, तो आप थोड़ा रिसर्च करना अपने आप ही, तो वैसे ही जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वैसे ही आप थोड़े 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 पैसे डाल के आप शुरू कर दो। और पहले ही आप शुरू करो बिटकॉइन और इथेरियम से ही। कोई भी आके आपको बोलेगा कि भाई इसमें पैसे डाल दो, ये अगला बिटकॉइन है, 1 साल में आपका 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, तो भाई वो नहीं होने वाला है। वो तो फैक्ट बात है, और वो आपके 1 लाख भी वापस नहीं आने वाले। ठीक है, तो आप वैसा करोगे कि भाई गेट रिच मेंटालिटी जो बोलते हैं, 1 महीने में या 6 महीने में आप करोड़पति, वो करोड़पति नहीं क्विक आप। मनी, हाँ, क्विक क्विक मनी। मनी। वो आपके सब पैसे जीरो हो जाएंगे। तो आप स्टार्ट ही करो बिटकॉइन या इथेरियम, तो उसमें भी एकदम थोड़ा पैसा डालो, 1% ही डालो, और उसके बाद आप रिसर्च करो, कम्युनिटी में जाओ, आप अपने आप से ट्रस्ट बिल्डअप करो, और उसके बाद ही आप थोड़ा 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 पैसा करके डालना शुरू करो, तो वो ही परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। और वो लॉन्ग टर्म में आपने वही बताया कि ठीक, मार्केट डाउन है, वो अप है, तो जैसे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट रहेगा, डाउन आएगा तो आपके ठीक, पास पैसे है, तो आपका वो एवरेज भी डाउन आएगा। तो यही ठीक है स्ट्रेटेजी। विक्रांत, अभी अभी क्रिप्टो का जो पूरा मार्केट है, इसमें रिकवरी कब तक लग रहा है? जो 3 दिन पहले तक जो सिचुएशन थी, ये आएगी या रिकवरी बिल्कुल वैसी कि पहाड़ से गिरना, पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है? सर मेरा अनुमान तो ये कहता है कि जब भी मार्केट में ऐसा क्रैश आता है ना, तो वो थोड़े लंबे टाइम के लिए आता है। और लंबे टाइम से आने से मतलब पूरे मार्केट का सेंटिमेंट रिवर्स करने में, मतलब ये टाइम ऐसा आ जाता है जब मार्केट में ना बहुत ज्यादा दहशत, बहुत ज्यादा डर फैला हुआ होता है। वो डर को एकदम ऐसा मोटिवेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और इजीली मैं कह सकता हूँ कि सर आराम से 5 से 6 महीने तो लगेंगे। वो पूरे मार्केट को ना, वो बहुत ही मतलब गहराई तक घुस जाता है जब इतना बड़ा क्रैश आता है। और स्पेशली जो नए इन्वेस्टर बिल्कुल होते हैं ना। शेयर मार्केट की तरह है ये, जी जी लगभग जी। मामला वैसा ही है। बस और ये आप दोनों का जी जो बस जी ये होता है। बताइए, बात पूरी करें। जी जी, बस ये होता है कि क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है फॉर द सेम रीजन, पूरी दुनिया एक साथ इन्वेस्ट कर रही है, तो इस वजह से रिकवरी भी तेज होगी और स्टॉक थोड़ा मार्केट सा से नेचर नेचर तेज जरा होगी। डिफरेंट है। हाँ थोड़ा। ठीक है, आप जी दोनों जी ने मुझे लगता है बहुत समय कीमती दिया, और उसके अलावा जो आपकी इनपुट्स है वो बहुत वैल्यूएबल है नए इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड इस क्रिप्टो मार्केट में है उनके लिए भी, जैसा आपने बताया। और कुछ काफी एजुकेशन को लेकर के भी अर्पण ने बातें बताई। जरूर मुझे लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स होंगे वो अब लगभग उस तरह से टटोलेंगे, देखेंगे इस में क्या है। और विक्रांत, जैसा आपने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट और पोटेंशियल बहुत है, यहाँ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। गवर्नमेंट आई एम श्योर इस पर काफी सीरियस है। अभी तो टैक्स के हैबिट में लिया है वो, इसलिए कि जो लोग कमा रहे हैं शेयर मार्केट की तरह, थोड़ा तो देश के लिए करें। अगर भारत में भी इस तरह का एक नया कॉइन्स, अपने कॉइन्स आने शुरू होते हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क जरूर चाहिए होगा। मुझे लगता है बिना उसके शायद वो शुरू हो नहीं पाएगा। और आप दोनों का फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रांत मानसेरा, अर्पण शाह। मुझे लगता है कि अगली बार इस क्रिप्टो करेंसी पर और कोई विषय के साथ हम दोनों लोग जरूर जुड़ेंगे और लंबी सार्थक चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।